हेलो एवरीवन, शिक्षा सब तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में आज हम लोग 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग उठाएंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो सॉल्यूशन में हमारे सिलेबस में पहले यही आता है कि सॉल्यूशन है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग दो लॉ हैं जिसे हमको पढ़ना है, एक है हेनरी लॉ और एक है राउल्स लॉ। फिर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इसकी आएगी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हमको पढ़ना होगा। पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। और पांचवी जो चीज इसमें पढ़नी होती है, एक अलग से चीज जो पढ़नी होती है जो इंपॉर्टेंट है अपने टॉपिक के लिए, वह है वांट ऑफ फैक्टर्स। तो ये हमारा सिलेबस है जिसे हमको पढ़ना है। अब एक एक करके हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। अब पहले हम लोग सीखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन में दो टर्म इन्वॉल्व होते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। दोनों मिलते हैं, दोनों को मिक्स किया जाता है, दोनों के मिक्सचर से सॉल्यूशन बनता है। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो ये सॉल्यूशन जो हमारा बनाएंगे, जिस सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, वह सॉल्यूशन होगा ट्रू सॉल्यूशन। वास्तविक विलयन की बात करेंगे हम लोग। और ट्रू सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन की केमिकल प्रॉपर्टी हर जगह सेम होती, मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? वह सॉल्यूशन जिसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, हर जगह एक ही तरह की केमिकल प्रॉपर्टी रखता हो, मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन होना चाहिए। जीनियस सॉल्यूशन होना चाहिए। अब इसको आप ऐसे समझें कि मान लीजिए कि आपने शुगर को वाटर में मिला के सॉल्यूशन बनाया। आपने शुगर को वाटर में घोल दिया, आपने चीनी को पानी में घोल दिया और आपने एक विलयन बनाया, सॉल्यूशन तैयार किया। तो जो विलयन आपका बना, उस विलयन की प्रॉपर्टी सब जगह सेम रहेगी। मतलब जितना मीठा आप ऊपर से विलयन निकालें, जितना मीठा विलयन ऊपर से रहेगा उतना ही मीठा नीचे से रहेगा। मतलब सेम तरह की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होगी पूरे सॉल्यूशन की। तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है होमोजीनियस सॉल्यूशन, और होमोजीनियस सॉल्यूशन ही ट्रू सॉल्यूशन होता है। और जिस सॉल्यूशन की हम बात करेंगे आज अपने इस चैप्टर में, वह सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन ही होगा। अब सॉल्यूशन जो बना वह बना सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट को बोलते हैं विलेय और सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक। अब विलेय और विलायक जो होता है, इसकी पहचान जो होती है वो क्वांटिटी से होती है। क्वांटिटी से पहचान होती है कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, उससे हम लोग जनरली सॉल्वेंट बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। और जिसकी क्वांटिटी कम होगी, जनरली उसको हम लोग विलेय बोलते हैं। मतलब जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होगा, इसकी पहचान हम लोग पहले तो क्वांटिटी से करेंगे। क्वांटिटी से करेंगे कि अब ये कहेंगे कि जिसकी भी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो कहलाएगा सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वह कहलाएगा सॉल्यूट। मतलब क्वांटिटी जिसकी लेस होगी वो आपका सॉल्यूट हो गया, और जिसकी क्वांटिटी मोर हो गई वो आपका सॉल्वेंट हो गया।
सॉल्वेंट हो गया। अब क्वांटिटी जो ली जाएगी वो क्वांटिटी अगर एक ही फिजिकल फेज में रहे, एक ही फिजिकल स्टेट में रहे, तब तो बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों अगर आपके वॉल्यूम में हो तब तो आप आराम से बता देंगे कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, किसकी क्वांटिटी कम है। मान लीजिए एक 250 ml वॉल्यूम में है और एक 125 ml वॉल्यूम में है, तो जो 125 ml वॉल्यूम में होगा और एक 250 ml वॉल्यूम में है, तो आप यहां देख के तुरंत बता देंगे कि भाई ये क्वांटिटी ज्यादा है वॉल्यूम में, तो ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये क्वांटिटी कम है वॉल्यूम में तो ये आपका सल्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर ये क्वांटिटी आपकी वॉल्यूम के अलावा किसी टर्म में रहे, मान लीजिए कि ये वेट में रहे या मास में रहे, अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि 36 ग्राम वाटर और 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर बनाया गया। अब मिक्सचर करके इनका सॉल्यूशन बनाया गया, ये मिक्सचर मिक्स किया गया और सॉल्यूशन बनाया गया। अब हमको ये बताना है कि इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो अब अगर हम तुरंत इसकी क्वांटिटी देखने लगेंगे, वॉल्यूम में आप क्वांटिटी देखें तुरंत कह दें कि सॉल्यूट सॉल्वेंट हैं, लेकिन अगर आपका मास दिया है तो आप तुरंत नहीं ये निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। वहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। यहां पर आप 40 ग्राम NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको आप सॉल्वेंट नहीं बोल सकते। यहां वाटर का जो मास है वो कम है, तो इसे आप सॉल्यूट नहीं बोल सकते हैं। इसका नंबर आप मोल देखेंगे, जिसका नंबर आप मोल ज्यादा होगा वह सॉल्वेंट होगा, और जिसका नंबर आप मोल कम होगा वह सॉल्यूट होगा। तो यहां से अगर आप नंबर आप मोल निकालेंगे, नंबर आप मोल तो आपको निकालना बताया गया है, अगर आप नंबर आप मोल वाटर का निकालेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और यहां अगर नंबर ऑफ मोल आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो नंबर ऑफ मोल वाटर का ज्यादा है, तब ये वाटर आपका सॉल्वेंट हुआ और ये आपका सॉल्यूट हुआ। तो ये गलती मत कीजिएगा। अगर वॉल्यूम में है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तब तो उनकी क्वांटिटी देख के आप बता दीजिए, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा और जिसका वॉल्यूम कम होगा वो आपका सॉल्यूट होगा। लेकिन अगर ये मास में दिया गया है तो फिर इसका नंबर ऑफ मोल आप चेक कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ मोल किसका ज्यादा है। जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा वह आपका सॉल्वेंट होगा, और जिसका नंबर ऑफ मोल कम होगा वो आपका सॉल्यूट होगा। अगली चीज, मान लीजिए परसेंटेज में दिया है, तब भी आपको आराम से निकल जाएगा। परसेंटेज में दिया है, अब अगर आपको 60% या 20% दिया है तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन है सॉल्यूट और कौन है सॉल्वेंट। जैसे आपको दिया गया 20% C2H5OH सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम तो यहां पर आप तुरंत समझ जाएंगे कि अगर 20% C2H5OH सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम है तो इसका मतलब क्या होगा, 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml C2H5OH है। 100 ml सॉल्यूशन में
20 ml C2H5OH है। तब अब ये देखिए वॉल्यूम में मात्रा हो गई, वॉल्यूम में क्वांटिटी हो गई, तो ये आपका सल्यूट हो गया और ये आपका सॉल्वेंट हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सल्यूट और सॉल्वेंट को जज करते समय आप थोड़ा सा पेशेंस भी रखिएगा और थोड़ी सी सतर्कता भी रखिएगा। तुरंत क्वांटिटी देख के आप सल्यूट और सॉल्वेंट को डिसाइड मत कर दीजिएगा। दूसरी चीज, फिजिकल स्टेट देख के भी आप सल्यूट और सॉल्वेंट को डिसाइड कर सकते हैं कहीं कहीं। आप देखें, आपसे यह कहा जाता है कि सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है, सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है, उस फिजिकल स्टेट में जो होगा वही आपका सॉल्वेंट होगा। ये सेम फिजिकल स्टेट में नहीं मैटर करेगा, लेकिन अगर अलग अलग फिजिकल स्टेट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, मान लीजिए एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, मान लीजिए कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट में एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। अब इसमें कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, लेकिन जो सॉल्यूशन आपका बना वह सॉल्यूशन अगर लिक्विड है, सॉल्यूशन अगर आपका लिक्विड है बना, तो ये लिक्विड की फेज वाला जो सब्सटेंस रहेगा वही सब्सटेंस आपका सॉल्वेंट होगा। अगर सॉल्यूशन आपका लिक्विड फेज में है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिक्विड फेज की है, तो ये लिक्विड वाला जो सब्सटेंस है ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और दूसरा सब्सटेंस आपका सॉल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन आपका सॉलिड फेज का हो गया, आपसे कहा गया कि दो सब्सटेंस मिलाए गए, मिक्स किए गए, एक लिक्विड फेज का था और एक सॉलिड फेज का था, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ और सॉल्यूशन का सॉलिड फॉर्म में फॉर्मेशन हुआ, तो ये फिजिकल फेज ये बताती है कि जो भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में रहा होगा वही आपका सॉल्यूट होगा। तो अब की बार सॉलिड स्टेट वाला जो सब्सटेंस है ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा। हमेशा नहीं, लेकिन जब अलग अलग फिजिकल स्टेट होती है सब्सटेंस की, तब ये जज करने में आराम से आप जज कर सकते हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट भी लगा के। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट वही है जनरली कि आप देखिए कि कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हम लोगों ने बनाया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो बना, सॉल्यूशन में सॉल्यूट रहा और सॉल्वेंट रहा, ये दोनों जब मिक्स किए गए तो इनका जो सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी का फॉर्म बना वो बना सॉल्यूशन बना। अब इस सॉल्यूशन में इनकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कौन करेगा? सॉल्यूट की जो सॉल्यूट घोला गया उस सॉल्यूट की क्वांटिटी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो जो सॉल्यूट की क्वांटिटी को सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट करता है वह टर्म कहलाता है कंसेंट्रेशन। सांद्रता। तो कंसेंट्रेशन वह होता है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट को या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। अमाउंट और नंबर ऑफ सॉल्यूट इन पर यूनिट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। मतलब कि सॉल्यूट की पर यूनिट सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में जो मात्रा या संख्या होगी वह सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगी।
सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वही होता है कि आप जो सॉल्यूशन में सल्यूट है उसका अमाउंट या उसका नंबर आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, तो वह टर्म जो इसके नंबर या इसके अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है वह टर्म कहलाता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन होता है अमाउंट और नंबर ऑफ सल्यूट इन पर यूनिट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। पर यूनिट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ सल्यूट हो और अमाउंट ऑफ सल्यूट हो वह सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाता है। अब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो सल्यूट का नंबर है इसको रिप्रेजेंट करने के कुछ टर्म होते हैं जिसे हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। ये टर्म एक बार देख लेते हैं। ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ी थी, इसको एक बार देख लेते हैं फिर से। ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी थी। पहला कंसंट्रेशन टर्म था हम लोगों का इन परसेंटेज या बाय परसेंटेज। अब परसेंटेज में 3 तरह का था, वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको बहुत अच्छे से डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा जो टर्म कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है वो होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते थे। हम लोग कहते थे कि टोटल नंबर ऑफ मोल जो है उसमें जिस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल किस रेशियो में है, ये मोल फ्रैक्शन होता था। तीसरा जो होता था वो होता था मोलरिटी। कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते थे आप। चौथा टर्म मोललिटी, मोललता बोलते थे, स्मॉल एम से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। पांचवा टर्म हम लोग नॉर्मेलिटी यूज करते थे। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते थे। एक टर्म और यूज कर रहे हैं, एक दो टर्म, एक छठा टर्म इसमें यूज कर रहे हैं पीपीएम। सातवां टर्म एक और है पीपीबी। परसेंटेज पर मिलियन और ये पर बिलियन। और एक और टर्म आ जाता है, इसे कहते हैं फॉर्मेलिटी। तो ये टर्म होते हैं जिसमें मेन टर्म ये होते हैं आपके, ये होते हैं। और इन परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी। अब ये जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इन कंसंट्रेशन टर्म्स में अब हम लोगों को ये देखना होता है कि कौन से कंसंट्रेशन टर्म ऐसे हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और कौन से कंसंट्रेशन टर्म ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इन तीनों की बात बाद में कर लेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन से टर्म ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और कौन से टर्म ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जहां पर भी वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा वह कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। उसकी प्रॉपर्टी टेम्परेचर
अफेक्टिव कर देगा, टेम्परेचर उसके गुण को प्रभावित कर देगा, उसकी प्रॉपर्टी को प्रभावित कर देगा। तो जहां भी वॉल्यूम इन्वॉल्व हो गया, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम इन्वॉल्व हो गया, वह कंसंट्रेशन टर्म जो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। और जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होगा, वह कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अब देखें परसेंटेज में, यहां वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। डेंट नहीं है ये, ठीक। और यहां वॉल्यूम इन्वॉल्व है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहां भी वॉल्यूम इन्वॉल्व है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल ही केवल होता है, यहां वॉल्यूम मास का कोई चक्कर होता ही नहीं है, तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। मोलरिटी में, मोलरिटी का जब हम लोग फार्मूला पढ़ते थे तो कैपिटल एम बराबर W अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन V रहता था आपका ml में। यहां वॉल्यूम आ गया, इसका जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे यही पढ़े थे, यहां वॉल्यूम आ गया तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। मोलरिटी में देखते हैं, मोलरिटी का जो फार्मूला पढ़ते थे W अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। कैपिटल W जो होता था ये मास ऑफ सॉल्वेंट होता था, स्मॉल w मास ऑफ सॉल्यूट होता था, और ये मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता था। तो यहां भी वॉल्यूम का टर्म नहीं है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है ये। नॉर्मेलिटी में देखते थे, नॉर्मेलिटी का जो फार्मूला पढ़ते तो N बराबर W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन V आपका ml में होता था। यहां वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। बाकी ppm ppb ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक। तो यहां पर आप देखें कंसंट्रेशन टर्म में जो हम लोगों का ये मेन कंसंट्रेशन टर्म है, इनमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। इसके लिए सेम केवल सिंपल सा लॉजिक ये जानिएगा कि जहां भी वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर से इफेक्टिव होता है, टेम्परेचर वॉल्यूम को इफेक्टिव कर देता है, तो टेम्परेचर उन्हीं टर्म को इफेक्टिव करेगा जहां पर वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा। तो मतलब जहां भी वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में, वह टर्म कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अगर वॉल्यूम का टर्म नहीं इन्वॉल्व है तो वह टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज में वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वेट बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है ये। मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल ही रहता है, ऊपर भी और नीचे भी, तो यहां वॉल्यूम और मास का कोई चक्कर नहीं होता है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। मोलरिटी का जो फार्मूला है तो इसमें V नीचे है, वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलरिटी में V नहीं है कहीं पे, सब W है, मास है केवल, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। नॉर्मेलिटी में V है नीचे, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को अच्छे से पढ़े थे, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग आगे चीजों को बढ़ाते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग उठाएं कि मोल फ्रैक्शन आपका बता दीजिए एथिल ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन बता दीजिए जो 20%
20% बाई वेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो। अब एथिल ग्लाइकॉल है आपका, ये एथिल ग्लाइकॉल है, ये 20% सॉल्यूशन है इसका बाई मास है, ये आपको गिवन है। अब इसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन आप इसका बता दीजिए। अब पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो 20% बाई मास या वेट बाई वेट एथिल ग्लाइकॉल सॉल्यूशन में है, इसका मतलब क्या होगा। अब 20% एथिल ग्लाइकॉल जो है, एथिल ग्लाइकॉल का फार्मूला यही होता है CH2। यही ना है, ये एथिल ग्लाइकॉल 20% बाई वेट है, वेट बाई वेट। इसका मतलब क्या हो गया, वेट बाई वेट है सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम एथिल ग्लाइकॉल है, C2H6O2 है, 20 ग्राम एथिल ग्लाइकॉल है। तो हमको एथिल ग्लाइकॉल का तो वेट मिल गया, इसका नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। सॉल्यूशन जो हमारा है, सॉल्यूशन का वेट हमको मिला है। अब सॉल्यूशन के वेट से हम टोटल नंबर ऑफ मोल तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, उनके नंबर ऑफ मोल हम ऐड करेंगे तब हमको टोटल नंबर ऑफ मोल मिलेंगे। तो सॉल्यूट का जो हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट जो आपका आया, वेट ऑफ सॉल्यूट आपका आया 20 ग्राम। 20 ग्राम एथिल ग्लाइकॉल है, यही आपका सॉल्यूट है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन बना है तो वाटर में डिजॉल्व किया गया होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, तो ये वाटर सॉल्वेंट हुआ होगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के वेट से सॉल्यूट का वेट घटा देंगे, तो 100 माइनस 20 80 ग्राम। तो अब ये चीज हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि हमारा सॉल्यूट जो है वो एथिल ग्लाइकॉल है, इसका वेट है 20 ग्राम, हमारा सॉल्वेंट वाटर है उसका वेट है 80 ग्राम। अब हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूट है आपका C2H6O2। तो इसको अगर हम लोग N1 मान लें तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट सॉल्यूट का आपका 20 है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, कार्बन का 12 होता है तो 12 और 2 कार्बन है तो 24, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 32। तो N1 हो जाएगा आपका 20 अपॉन, ये हो गया 2 62 हो गया भाई, इतना हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं N1 इक्वल टू 10 अपॉन 31। ये नंबर ऑफ मोल आपका सॉल्यूट का आ गया। नंबर ऑफ मोल आप सॉल्वेंट का निकाल लीजिए, सॉल्वेंट आपका H2O है तो इसको N2 मान लीजिए। H2O का वेट आपको दिया गया कितना, 80 ग्राम,
और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। तो यहां आप निकाल सकते हैं इसको 14/9। ये आप सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर आप मोल आपने निकाल लिए। अब आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए सल्यूट का, एथिल ग्लाइकॉल का। तो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल ऑफ एथिल ग्लाइकॉल N1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन अपॉन N1 प्लस N2। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। N1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 10/31 प्लस 14/9। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल ग्लाइकॉल। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने नॉर्मेलिटी, मोलरिटी के सारे क्वेश्चन किए थे। मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन कम किए थे। तो मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। एक कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपका 37 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 500 ml वाटर में डिजॉल्व किया गया और आपसे कहा जाए कि इसकी मोलरिटी बता दीजिए या इसकी नॉर्मेलिटी बता दीजिए। दोनों ही देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि 37 ग्राम, क्वेश्चन है 37 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 15 ml वाटर, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और मोलरिटी चाहिए, आपको यह चीज दी गई है। 37 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है और यह डिजॉल्व होता है 500 ml H2O में। तो मतलब जो H2O का वॉल्यूम है यही सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप डिजॉल्व करते हैं तो फिर वाटर का वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, उसी वॉल्यूम में वो डिजॉल्व कर लेता है। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोगों को दिया गया है वेट ऑफ सल्यूट, ये डिजॉल्व हो रहा है। तो वेट ऑफ सल्यूट जो आपका होगा, सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट, सल्यूट है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका सल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है। वेट ऑफ सल्यूट आपका हो गया 37 ग्राम, 37 ग्राम। और आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया गया 500 ml। आपको निकालनी है नॉर्मेलिटी, आपको निकालनी है मोलरिटी। पहले नॉर्मेलिटी का फार्मूला लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज हमको चाहिए, फिर मोलरिटी का फार्मूला लिखते हैं और देखते हैं हमको क्या चीज चाहिए। अब जब हम लोग नॉर्मेलिटी का फार्मूला लिखते हैं तो N इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू, नहीं सॉरी, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट इनटू 1000 अपॉन वी आपका ml में। अब देखें यहां पर वेट ऑफ सल्यूट आपको मालूम है 37 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। इक्विवेलेंट वेट आप CaOH ट्वाइस का निकाल सकते हैं, CaOH ट्वाइस। इसका आप आयनाइजेशन करें Ca+2 2OH-1,
तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैटायन या एनायन पे +2 है, तो बैलेंसी फैक्टर इसका +2 हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो आएगा वो मॉलिक्यूलर वेट CaOH ट्वाइस का अपान बैलेंसी फैक्टर 2। मॉलिक्यूलर वेट इसका कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का 16, 1 17, 17 दुनाई 34, 74 अपान 2 37 ग्राम इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो N इक्वल टू हो गया, वेट ऑफ सल्यूट आपका है 37, इक्विवेलेंट वेट भी है 37 इंटू 1000 अपान वॉल्यूम ml में है 500। तो नॉर्मेलिटी जो आपकी निकल के आई वो आई 2। तो नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की जो हो गई वो हो गई 2N। सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आपने निकाली 2N। अब मोलरिटी भी निकाल सकते हैं आप। मोलरिटी के लिए मोलरिटी का फार्मूला रख दीजिए, फिर जो जो चीजें हैं उनको रख दीजिए, जो नहीं है तो उनको निकाल लीजिए, जो दिया है इसी से निकल जाएगा। देख लेते हैं मोलरिटी का फार्मूला। मोलरिटी के लिए आपने ये पढ़ा था M इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपान V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। सारी चीजें आपको मालूम है। M इक्वल टू हो जाएगा, वेट ऑफ सल्यूट है आपका 37, मॉलिक्यूलर वेट अभी हम लोगों ने 74 निकाला था, इंटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में 500 है। तो ये हो जाएगा आपका 1 मोलरिटी आपकी हो गई 1। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1m। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपके बुक में होंगे वह क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और कंसंट्रेशन टर्म के लिए आपको 2 लेक्चर पढ़ाए गए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन टर्म करके। एक लेक्चर में आपको इन परसेंटेज कंसंट्रेशन और मोल फ्रैक्शन निकालना बताया गया है, दूसरे टर्म में आपको नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और मोलरिटी बताई गई है। तो प्लीज उन 2 वीडियो को देख के आप कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।